आज एक बार फिर अमन की नींद रात को टूट गई थी। उसे लगा मानो फिर वो खौफनाक आवाज उसके कमरे में गूंज रही थी। उसे वही भयानक चेहरा आज फिर दिखाई दिया। वो बाहर लटकती लाल आंखें, वो काली जीभ और वो टूटी हुई गर्दन। अमन ने पानी पिया और खुद को शांत किया। 20 साल बीत चुके थे उस हादसे को, पर वो उस चेहरे को अपने दिमाग से आज भी नहीं निकाल पाया था। वो चेहरा था समर वैद्य का, या फिर कहूँ उसकी लाश का। और आज 20 साल बाद भी अमन को वो दिखाई देता था। दोस्तों नमस्कार, आज आप सुनने वाले हैं एक स्पूककास्ट ओरिजिनल स्टोरी। इस कहानी में सुसाइड और रैगिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में कुछ सीन्स हैं जो कुछ लोगों को काफी डिस्टर्बिंग लग सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप आज की कहानी को स्किप कर सकते हैं। इस कहानी में इन टॉपिक्स को यूज करने का इंटेंशन सिर्फ इन समस्याओं की सीरियसनेस को दिखाना है। रैगिंग कानूनी रूप से एक अपराध है और इसकी सजा हो सकती है। सो अगर आप रैगिंग के शिकार हैं तो तुरंत अपने परिवार, टीचर्स या अथॉरिटीज को बताएं। और अगर आप डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं तो प्लीज किसी से बात करें, किसी की मदद लें। एंड विद दिस वेरी स्पेसिफिक डिस्क्लेमर, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुनते रहिए स्पूककास्ट अवी और मंजिला के साथ। सेंट गैब्रियल्स बॉयज स्कूल एक पुराना कॉलोनियल स्टाइल का बोर्डिंग स्कूल जो धुंध भरे पहाड़ों में बसा हुआ था, और उसी में था ब्लॉक डी, वहाँ का सबसे बड़ा और पुराना डॉर्म रूम या डॉर्मेट्री, जिसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड के लड़के रहते थे। ये एक बहुत बड़ा हॉल था, बिल्कुल लंबा, बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ, और इसमें लाइन से पुराने लोहे के बंक बेड्स लगे हुए थे। करीब 80 लड़के रहते थे उस रूम में, हर बंक बेड में 2-2। 50 से ज़्यादा बंक बेड्स थे उस हॉल में, कुछ खाली, कुछ टूटे हुए। उस डॉर्मेट्री में ना तो कोई प्राइवेसी थी, ना घर जैसा माहौल, बस एक ठंडा सा पुराना हॉल, ऊंची छत, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और कुछ 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, घर से बहुत दूर। समर वैद्य, उसका 10th स्टैंडर्ड में लेट एडमिशन हुआ था उसी साल। बाकी लड़कों के दोस्त और ग्रुप्स तब तक पहले से ही बन चुके थे और इसीलिए वो ज्यादातर अकेले ही रहता। बहुत पतला था वो, बड़ा सा चश्मा पहनता, हमेशा स्वेटर पहनकर घूमता, सोते वक्त भी सॉक्स पहनकर सोता, चुपचाप खाना खाता, गाली देने पर भी मुस्कुराता। उसे उस डॉर्मेट्री की आखिरी बेड मिली थी, अपर बंक, हॉल की खिड़कियों के बिल्कुल पास। उस स्कूल के बाद अकेला खिड़की पर बैठे बुक्स पढ़ता, गाने सुनता, बाहर देखता रहता। वो थोड़ा अलग था दूसरे स्टूडेंट्स से, और शायद इन्हीं बातों की वजह से डॉर्मेट्री के पुलिस ने उससे अपना निशाना बनाना शुरू किया। ऋषि, जो पुलिस का लीडर था, हमेशा उसे परेशान करता। रितेश और अमन, ऋषि के साइड किक्स, वो भी उसे तंग करते रहते। डॉर्मेट्री के बाकी लड़के समर की रैगिंग होते देख या तो मजे लेते या फिर उसे अनदेखा कर देते। हर रात लाइट्स ऑफ के बाद बंक ट्रायल्स होते, जिसमें तरह तरह से नए लड़कों को परेशान किया जाता, स्पेशली समर को। वो उसे गालियां देते, उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। समर इसका रोज शिकार होने लगा था और चौथे दिन तक वो टूट चुका था। उस रात की रैगिंग के बाद वो बस रोता रहा। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। पूरी रात उसके रोने की आवाज डॉर्म रूम के कोने कोने में गूंजती रही, लेकिन उसे घर जाने का मौका कभी नहीं मिला।
उसकी रैगिंग हर रोज बेरहमी से होती रही। डॉर्मेट्री के सारे लड़के चुपचाप ये सब देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं किया, न समर की मदद करने के लिए, न उन बुलीज को रोकने के लिए। फिर एक बारिश की सुबह जुलाई 2004 में कुछ स्टूडेंट्स को समर की लाश मिली। उसकी लाश डॉर्मेट्री के पीछे वाले स्टोर रूम में थी। उसने अपनी ही स्कूल बेल्ट से फांसी लगाई थी। अपने हाथों को उसने अपने ही शूलेस से बांधा हुआ था। वो डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल होकर सॉकेट से बाहर निकल आई थी। काली जीभ बाहर लटक रही थी और उसकी गर्दन टूटकर अजीब तरह से कंधे पर टिकी हुई थी। जिन स्टूडेंट्स ने उसे उस हालत में देखा वो हिल गए। सब लड़कों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समर अब इस दुनिया से जा चुका था। उसका क्रियाक्रम जल्दबाजी में किया गया और उस स्टोर रूम को भी बंद कर दिया गया। ना कोई रोया, ना किसी ने माफी मांगी। स्कूल ने इस हादसे को खुदकुशी का नाम देकर बात को दबा दिया। रैगिंग के बारे में तो किसी ने कुछ कहा तक नहीं। स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल ने इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ पर एक बोरिंग सा भाषण सुनाया और फिर सब समर को भूल गए। उसके परिवार से भी कोई नहीं आया उसका सामान लेने। वार्डन ने उसका सामान एक डब्बे में बंद करके हॉस्टल की सीढ़ियों के पीछे वाले स्टोर रूम में रख दिया। उसका बंक बेड खाली कर दिया गया। स्टूडेंट्स का नॉर्मल रूटीन फिर से शुरू हो गया। सब आगे बढ़ गए, लेकिन समर वो नहीं भूला। उस दिन के बाद वो डॉर्मेट्री फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में उस डॉर्मेट्री के स्टूडेंट्स को समझ तक नहीं आया कि उनके आसपास क्या हो रहा था। समर की मौत के तुरंत बाद एक हफ्ते तक छोटी छोटी अजीब घटनाएं घटनी शुरू हुई। कभी डॉर्मेट्री की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती और कभी लड़कों को अपनी बेल्स फांसी के शेप में अपने बंक से लटकी हुई मिलती। भले ही उसे मिटा दिया गया हो, पर समर का नाम डॉर्मेट्री की अटेंडेंस बोर्ड पर बार बार दिखता रहता। सबको लगा कि कोई प्रैंक्स कर रहा है, शायद पुलिस। पर फिर कुछ और अजीब घटनाएं घटी। अगले कुछ दिन कुछ लड़के जब सुबह नींद से उठे तो उन्हें अपने कलाइयों पर अपने जूते के लेस बंधे मिले, जैसे समर की लाश के हाथ पर बंधे थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने इसे भी प्रैंक समझकर इग्नोर कर दिया। वैसे भी ये सब चीजें डॉर्मेट्री में पहले भी होती थी, पर सब बेवकूफ नहीं थे। कुछ लड़कों को ये साइंस अब दिखने लगी थी। उन्हें अब डर लगने लगा था। तभी आवाज में तरह तरह की बातें भी होने लगी थी। उन लड़कों का मानना था कि समर अब भी डॉर्मेट्री में था, लेकिन कोई खुले में ये बात नहीं कह रहा था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पहला हादसा समर की मौत के एक हफ्ते बाद हुआ। रात के करीब 3:30 बजे हॉल के एंड से एक धीमी सी आवाज आने लगी, किसी के रोने की। यश, जो समर के खाली बंक के डायगोनली अपोजिट टॉप बंक पर सोया था, वो उस आवाज को सुनकर जग गया। उसकी पीठ समर की खाली बंक की तरफ थी। वो रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। यश चुपचाप लेटा वो आवाज सुनता रहा। फिर एक और आवाज आने लगी, जैसे कोई उस बंक में पलट रहा हो। एक चरचर जैसी आवाज, स्प्रिंग्स की। यश को बहुत डर लगने लगा। उसने समर को उसके मौत के पहले ठीक ऐसे ही रात में कई बार रोते देखा था, और आज जो रोने की आवाज आ रही थी वो समर जैसी ही थी। यश पसीने से अब पूरी तरह भीग चुका था। डर से उसका गला सूख रहा था, पर वो आवाज आनी बंद नहीं हुई। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ी हिम्मत जुटाई, टॉर्च ऑन की और धीरे से पीछे पलट कर देखा। लेकिन समर का बंक खाली था। वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई आवाज आ रही थी। सो यश दोबारा अपने बेड पर लेट गया, पर तभी वो चरचर वाली आवाज दोबारा से आने लगी, जैसे कोई समर के बेड पर फिर से हिल रहा हो। यश झट से पीछे मुड़ा।
उसने डर डर कर समर के बेड पर टॉर्च मारी। ऊपर वाले बंक का मैट्रेस खाली था, पर वो दब रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लेटा हुआ हो उस पे। स्प्रिंग्स की चर आवाज आ रही थी, और इससे पहले कि वो समझ भी पाता कि वहाँ क्या हो रहा था, एक आवाज आई, मानो कोई समर के बंक से नीचे कूदा हो। और अगले ही पल कोई दौड़कर यश के बेड के पास आया और उसके बंक पर चढ़ गया। यश को कोई नहीं दिखा। उसने डर डर कर अपने पैरों की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, पर उसकी मैट्रेस दबी हुई थी, मानो वहाँ उसके पैरों के पास कोई बैठा था। और फिर एक गंदी सड़ी हुई बदबू हवा में फैलने लगी। यश डर से कांप उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, क्या कुछ है, क्या कुछ है। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे डॉर्मेट्री में गूंजने लगी। स्टूडेंट्स अपने अपने बेड्स में उठकर देखने लगे। डॉर्मेट्री की सारी लाइट्स ऑन कर दी गई। वार्डन भी वहां भाग कर आए। क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? यश ने रो रो कर सब बताया। बहुत से स्टूडेंट्स ये सब सुनकर काफी डर गए। वो सड़ी हुई बदबू अब भी आ रही थी वहां, मानो कुछ मर गया था उस डॉर्मेट्री में। पर जैसे हमेशा होता था, वार्डन को कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। समर की खाली बंक बेड की चादर बिल्कुल स्ट्रेट थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई सोया था। वार्डन ने यश को डांट लगाई। तुम्हारा ना इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ, और ना ही समर वापस आया है। बॉयज, गो टू योर बेड, और ये सब पागलपन बंद करो तुम सब। जाने से पहले वार्डन ने यश को एक नया बंक अलॉट किया और उसे तभी अपने सामान के साथ वहां शिफ्ट कर दिया। फिर वो वहां से चले गए। सब स्टूडेंट्स अपने अपने बंक में लौटे, पर उस रात बहुत से स्टूडेंट्स को नींद नहीं आई। इस हादसे के बाद कोई भी समर के बंक के पास रहना नहीं चाहता था। समर का बंक और उसके आसपास का एरिया अब नो बॉयज जोन बन चुका था, और जिन लड़कों के बेड समर के बंक के आसपास थे, उन्होंने अपने अपने मैट्रेस लेकर रात को जमीन पर सोना शुरू कर दिया। प्रिकॉशंस के लिए सब लड़के अब ग्रुप्स में रहते थे। कोई भी लड़का कहीं अकेले नहीं जाता था। इस हादसे के बाद 2 दिन तक फिर कुछ नहीं हुआ। ना कोई आवाज आई, ना कोई बदबू। पर फिर तीसरी रात को कुछ स्टूडेंट्स की आंख खुली। आज एक नई आवाज सुनाई दे रही थी उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉर्मेट्री में धीरे धीरे चल रहा था, फर्स्ट बंक से लास्ट और फिर वापस। साथ ही आ रही थी एक डरावनी आवाज, मानो चलते चलते कोई दर्द से कर्रा रहा हो। चलते वक्त कोई हल्की सी चीज डॉर्मेट्री की जमीन पर लग रही थी, जिससे एक खसखस सी आवाज भी हो रही थी। और पूरे डॉर्मेट्री में फिर से वही सड़ी मांस की बदबू फैल गई थी। जो लड़के जगे थे सब डर से कांप रहे थे। ये आवाज सिर्फ एक ने नहीं, काफी लड़कों ने सुनी थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर चेक कर सके कि वो क्या था। और फिर कुछ देर बाद वो बदबू चली गई और एकदम से वो आवाज आनी भी बंद हो गई। अगली सुबह जब सब नींद से उठे और ब्रेकफास्ट टेबल पर मिले, सबकी हालत खराब थी। उनका मानना था कि रात को समर ही डॉर्मेट्री में चल रहा था। वो सड़ी बदबू किसी लाश की ही हो सकती थी, और वो खसखस की आवाज वो शायद समर के गले से लटकी हुई लेदर बेल्ट की थी, जो उसके चलने पर जमीन पर लग रही थी और आवाज कर रही थी। वो सब अब उस डॉर्मेट्री में बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे। कुछ लड़के इतने डर गए थे कि वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहते थे, पर घर पर भी शायद ही कोई इन सब बातों पर यकीन करता, सो वो कुछ नहीं कर पाए। ऋषि, अमन और रितेश डॉर्मेट्री के बुलीज भी पिछले कुछ दिनों से डॉर्मेट्री में घट रही घटनाओं की वजह से काफी परेशान थे। कुछ लड़के अब भी सोच रहे थे कि डॉर्मेट्री में घट रही घटनाएं शायद इन तीनों की ही प्रैंक्स थी, पर वो तीनों जानते थे कि वो ये सब नहीं कर रहे थे।
उन तीनों को अंदाजा होने लगा था कि उनके साथ जल्द ही कुछ बहुत बुरा होने वाला था। 2 दिन बाद रितेश एक प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद देर रात को अपने बंक की तरफ गया। डॉर्मेट्री में लगभग सब लड़के सो चुके थे। जब वो सोने के लिए अपने टॉप बंक पर चढ़ने लगा, उसने देखा कोई उसके बेड में ब्लैंकेट पूरा लपेट कर सो रहा था। उसे लगा ऋषि या अमन में से कोई होगा। सो पहले उसने धीरे से उसे जगाने की कोशिश की। उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन 3-4 बार जगाने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इरिटेट होकर उसने एकदम से ब्लैंकेट खींच लिया और फिर उसकी सांस वहीं अटक गई क्योंकि उसका पूरा बेड खाली था। ब्लैंकेट के नीचे कोई नहीं था। रितेश डर कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी तो साफ देखा था कि कोई ब्लैंकेट के नीचे था। उसने उसे उठाने के लिए धक्का तक दिया था, पर अब बेड खाली देखकर वो डर के मारे कांप रहा था। इससे पहले कि वो समझ भी पाता कि वो क्या करे, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। डॉर्मेट्री के एंड से, समर के बंक बेड के पास से, वही डरावनी आवाज जो पिछले कुछ दिनों से हर रात को वो सुन रहा था। रितेश ने हिचकिचाते हुए झांक कर डॉर्मेट्री के कोने में देखा और जो उसे दिखा वो देख कर उसके पैर कांप गए। वहाँ हॉल के कोने में एक लड़का खड़ा था, दीवार की तरफ अपना मुंह किए। उसकी गर्दन अजीब सी एंगल में एक तरफ मुड़ी हुई थी और उसके गले में एक बेल्ट बंधी थी जो जमीन को छू रही थी। फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और रितेश को देखकर मुस्कुराया। रितेश की जान मानो वहीं निकल गई क्योंकि उसके सामने समर खड़ा था। बाहर लटकती लाल आंखें, वही काली जीभ, टेढ़ी गर्दन, और वो रितेश को देख मुस्कुरा रहा था। एक तेज सड़ी दुर्गंध ने रितेश को घेर लिया। उसकी सांस अटकने लगी। उसके पैर अब शरीर का भार नहीं ले पा रहे थे। सबसे अजीब बात ये थी कि बाकी सारे लड़के अब भी सो रहे थे, जैसे सिर्फ रितेश को ही वो आवाज सुनाई दे रही हो। ना कोई हिला, ना कोई नींद से जागा। समर जमीन से कुछ इंचेस ऊपर था और अचानक वो धीरे धीरे रितेश की तरफ बढ़ने लगा। समर की वो पैशाचिक मुस्कान देख रितेश की सांसें मानो रुक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रितेश और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जोर से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। उसकी चीख सुन जब बाकी लड़के जागे, उन्होंने रितेश को समर के खाली बंक बेड के पास बेहोश पाया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे खुद समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंचा था। बाकी लड़कों ने भी उससे बहुत सवाल पूछे। रितेश ने फाइनली ऋषि और अमन को पूरी घटना बताई। उन दोनों का गला डर से सूख गया। वो बस रो रहा था, अपने घर जाने की बात कर रहा था। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। उसकी आंखों में एक अनजान दहशत साफ दिख रही थी सबको, और उसकी यह हालत देख ऋषि, अमन और डॉर्मेट्री के बाकी सारे लड़के हिल चुके थे। उस हादसे के 3 दिन में ही रितेश की हालत और बिगड़ गई। वो ना किसी से बात कर रहा था, ना खाना खा रहा था, ना सो रहा था। बस चुपचाप अकेले बैठे बैठे रो रहा था। वो सब कहने लगे थे कि उसकी हालत वैसी ही होने लगी थी जैसे समर की हो गई थी उसके मौत से पहले। स्कूल वालों ने और टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्द ही रितेश की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया। उसकी फैमिली उसे लेने आई और फिर रितेश उस टर्म में नहीं लौटा। रितेश का मेंटल ब्रेकडाउन देख ऋषि और अमन काफी डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे अगला नंबर शायद उन्हीं का था। और इसी बीच फाइनली वो हुआ जिसकी वजह से उस डॉर्मेट्री को सील करना पड़ा। उस रात
ऋषि और अमन चुपके से डॉर्मेट्री के साथ वाले स्टोर रूम में सिगरेट पीने गए, पर जैसे ही वो स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा था। उन दोनों ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर कहीं कोई नहीं था। डॉर्मेट्री अंधेरे में डूबा हुआ था, सब लड़के सो रहे थे, पर वो आवाज आती रही, मानो कोई डॉर्मेट्री में चल रहा था। अमन ने ध्यान से देखा और उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। डॉर्मेट्री हॉल के एंड की तरफ एक स्टडी लैम्प ऑन ऑफ हो रहा था। ये देख उसे थोड़ा डर लगा। वहाँ कोई नहीं था। उसने तुरंत ऋषि को भी देखने को कहा, पर ऋषि जैसे ही दोबारा स्टोर रूम के एंट्रेंस पर आया, पूरी डॉर्मेट्री में लाइट्स ऑफ थी। उसने अमन को गाली दी और फिर अंदर जाकर दोबारा सिगरेट पीने लगा, पर अमन वो वहीं खड़ा रहा। जैसे ही ऋषि अंदर गया, एक बार फिर वो लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और उस कम रोशनी में अचानक अमन को लगा जैसे डॉर्मेट्री के एंड में कोई खड़ा था, उसको घूरते हुए, गर्दन अजीब तरह से एक कंधे पर झुकी हुई। अमन घबरा गया। उसने ध्यान से देखा, जैसे लाइट्स फ्लिकर करती वो साया थोड़ा और पास आ जाता। पास आते आते वो साया अब हॉल के बीच में था और अचानक उसी गंदी बदबू ने उसे घेर लिया और अमन को समझने में देर नहीं लगी कि वो साया किसका था। ऋषि, ऋषि, देख वहाँ। अमन चिल्लाया। ऋषि ने बाहर आकर देखा, पर उसे फिर कुछ नहीं दिखा, ना कोई बदबू आई। क्या देख रहा है वहाँ? कुछ नहीं है, चल चुपचाप सिगरेट पी। ऋषि ने अमन को डांटा, पर अमन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी हनुमान चालीसा की किताब उसके पिलो के नीचे थी, उसके बेड पर। तो वो डरते डरते उठकर भाग गया अपने बेड की तरफ। अमन के भागने पर भी ऋषि वहाँ खड़ा सिगरेट पीता रहा। हट पागल साला, फट्टू कहीं का, फालतू में डरा रहा है मुझे। ऋषि बड़बड़ाया। सिगरेट खत्म कर वो दोबारा स्टोरेज रूम के बाहर आया ही था कि अचानक उसका सर किसी चीज से टकराया। उसने ऊपर देखा। वहाँ उसके सर के ठीक ऊपर दो सड़े हुए इंसानी पैर हवा में झूल रहे थे। ऋषि चीखकर जमीन पर गिर गया। उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया था। हवा में उसके ठीक सामने समर का शरीर था। गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, वैसे ही जैसे उस दिन स्टोर रूम में उसकी लाश की थी। ऋषि डर से रोने लगा। समर अब उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर सड़कर काला पड़ चुका था, त्वचा जगह जगह से गल रही थी। उस बाहर लटकी काली जीभ से सलाइवा गिर रहा था और उसके गले से एक लेदर बेल्ट लटका हुआ था जमीन तक। समर अब धीरे धीरे ऋषि के पास आता जा रहा था। उसकी वो भयानक आवाज हॉल में गूंज रही थी। सड़े मांस की बदबू से ऋषि का दम घुट रहा था, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया, मानो सब गहरी नींद में थे। डर से ऋषि की हालत खराब थी। उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा था। बेहोश होने से पहले उसे अपने गले पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने गले को छुआ। उसके गले पर अब एक बेल्ट बंधी थी और वो टाइट होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह ऋषि का शरीर समर के बंक बेड से लटका हुआ मिला। उसके गले में भी स्कूल की लेदर बेल्ट थी। उसके हाथ भी शूलेस से बंधे हुए थे। वो मर गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे समर मरा था। ऋषि की लाश देख अमन का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत से लड़कों ने फाइनली अपने फैमिलीज को इन्फॉर्म किया और उनसे कहा कि वो स्कूल काउंसिल से बात करें। कोई भी स्टूडेंट एक और रात उस डॉर्मेट्री में नहीं रहना चाहता था। आखिरकार बहुत से कंप्लेंट्स के बाद सितंबर 2004 में ब्लॉक डी डॉर्मेट्री को परमानेंटली बंद कर दिया गया। ऑफिशियल स्टोरी, स्ट्रक्चरल डैमेज। रियल स्टोरी,
उस डॉर्मेट्री के 14 स्टूडेंट्स ने अपना ट्रांसफर करा लिया था, 11 हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और 3 लड़के डॉर्मेट्री और स्कूल छोड़कर भाग गए थे। उस हादसे के बाद पूरी डॉर्मेट्री को सील कर दिया गया। आज 20 साल हो गए हैं उस हादसे को, पर समर आज भी उस डॉर्मेट्री के कई लड़कों को सपने में दिखाई देता है। लोग कहते हैं इंसान उस जगह को हॉन्ट करता है जहां उसकी मौत हुई हो, पर समर वो आज भी उन लोगों को हॉन्ट करता है जिन्होंने उसे मरने दिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं आज के शाउट आउट सेशन की तरफ। हर हफ्ते हम 3 लोगों को शाउट आउट देते हैं जिन्होंने हमें YouTube, ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया टू टेल अस हाउ दे फाइंड स्पूककास्ट। इस हफ्ते का पहला शाउट आउट जाता है दिनेश को, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। He loves to write and he loves Spookcast and Fado Fridays. उन्होंने हमारे साथ एक आप बीती की घटना भी शेयर की है जो आप लोगों ने रिसेंटली सुनी है। He always stays in touch with us and offers constructive feedback regularly. So thank you Dinesh. We need more people like you in our growing community. इस हफ्ते का दूसरा शाउट आउट जाता है माधव खन्ना जी को फ्रॉम पंजाब। इन्होंने हमें Spotify पर सुना और फिर YouTube पर कांटेक्ट किया। He also made some great suggestions on topics on which we are working currently. So glad you've reached out to us, Madhav ji. Lots of love to you and your family. And finally, आज का फाइनल शाउट आउट जाता है अनामिका पाठक को। ये एक 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। इन्होंने पहले हमें ईमेल किया, फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। She is a Spookcast fan and she has also shared a very interesting story जो अगले हफ्ते आ रही है आप बीती में। Thank you so much for all the love, Anamika. We are so happy to have you in the Spookcast family, dear. And with this, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम लोग लौटेंगे आप बीती के एक एपिसोड के साथ। If you want your favorite आप बीती series to continue, then share your unique and scary incidents with us. लास्ट वीक के पोल्स में बहुत लोगों ने कहा था कि वो अपनी स्टोरीज इस वीक शेयर करने वाले हैं, but till now we've received only one story. So hurry up guys. You can reach us on WhatsApp, Instagram, email और YouTube. Details description में है। फाडू फ्राइडेज का भी नया एपिसोड लाइव हो चुका है। Go listen to it now. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ।